हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना बुक 1 का जो 6 चैप्टर था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बुक 2 के भी हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, कि जो अभी पहले हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा, रूरल सोसाइटी में कैसे चेंज आया। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था वहाँ पे, जो भी फार्मर्स होते थे एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते थे, तो वहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट चेंज आया। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे चेंज एंड डेवलपमेंट आया। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ करने हो, क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन नोट्स, क्लास 11 12 सोशियोलॉजी एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन नोट्स, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स, या आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी के नोट्स हैंड रिटन परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और यार कमेंट मत किया करो, मतलब कमेंट किया करो, अच्छे कमेंट किया करो, आपका जो फीडबैक है वो दिया करो। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने के लिए सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आई थिंक बहुत जो पुराने वीडियोज़ होंगे उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड किया है, बट आप कुछ न्यू रिसेंट वीडियोज़ खोल के उसके डिस्क्रिप्शन को देखा करो, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, किसी भी सोसाइटी को पढ़ने के लिए आपको उसे जानना होगा। ठीक है, कि क्या एक्चुअली में उसका इमेज रहा है। इमेज मतलब रेपुटेशन नहीं, एक पिक्चर। ठीक है, फ्लैशबैक पिक्चर, जैसे आप लोग बात करते हैं ना फ्लैशबैक, तो उस तरीके का एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे चेंजेस आए। ठीक है, तो मैक्स वेबर, कॉमन ही होगा, मैक्स वेबर डर्काइम एसोसिएटेड अ नंबर ऑफ सोशल फीचर्स विद इंडस्ट्री। ठीक है, मैक्स वेबर और हमारे इमाइल डर्काइम ने बहुत सारे ऐसे फीचर्स क्या बताए हैं, इंडस्ट्री के बहुत सारे फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें दिया है। ठीक है, कि उसमें क्या होता है। ठीक है, इंडस्ट्री आने की वजह से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के लोग थे, पुअर लोग थे, वो शहरों में आने लगे। शहरों में आने लगे ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके, उनको उनकी जो लाइफ है वो सेटल हो सके। फेस टू फेस रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गांव में होता है, लोग सबको क्या होते हैं, फेस टू फेस जानते हैं। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रीज़ भी आई तो वहाँ पे भी क्या होने लगा, लोग एक दूसरे को फेस टू फेस रिलेशनशिप बढ़ा। ठीक है, डिटेल्ड होगा यहाँ पे, डिटेल्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, बहुत अच्छे से लेबर्स को डिवाइड कर दिया गया था। वहाँ पे एक लेबर डिवीज़न का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था कि सारी चीज़ें एक ही लोगों पे बेस्ड नहीं है, हर कुछ चीज़ों को अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है। लेबर्स को उनको उनके काम बता दिए गए हैं। रिपीटिंग एंड एक्सचेंजिंग वर्क एलियनेशन मार्क। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने ये बात बताई है कि क्या हो गया था, लोग जब एक ही वर्क करते थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको रिपीटेशन हो जाता था उस काम को करने में, तो वो क्या हो जाते थे, उस चीज़ में काफ़ी परफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, वर्क क्या होता था, बार बार चेंज नहीं होता था। मतलब कि देखो, जैसे कि अगर आप कोई एक पार्ट्स बना रहे हो, ठीक है, आप मान लो बेकरी कर रहे हो, बेकर्स हैं, ठीक है, मान लो बिस्किट्स बन रही हैं, तो बिस्किट्स में उसके जो डो होता है वो डो कोई और प्रिपेयर करता है, उस डो से बिस्किट्स की जो कटिंग होती है वो कोई और करता है, बिस्किट्स पे जो ऊपर चेरीज़ होती हैं वो कोई और लगाता है, उस चेरीज़ के बाद उसको क्या होता है, नंबरिंग उसकी जो होती है पैकेट में, नंबरिंग के अकॉर्डिंग काउंट कोई और करता है, फिर उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग पैकेट में भरता कोई और है, भरने के बाद क्या होता है, उस पर सील मार्क्स कोई और लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है, तो जो सील मार्क कर रहा है लास्ट में, या जो डो बना रहा है वो डो बनाने में परफेक्ट है, जो नंबरिंग कर रहा है वो नंबरिंग करने में परफेक्ट है। तो हर काम क्या होता है, हर एक पे बेस्ड भी नहीं होता, और सारे काम क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइडेड भी होते हैं, और लोग एक काम में क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये था। और लोग अगर जैसे कि बिस्किट प्रिपेयर होकर तैयार हुआ तो कोई एक क्या करेगा, उस पर बोल भी नहीं सकता। ठीक है, कि हाँ ये बिस्किट हमने पूरा प्रिपेयर किया। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह कॉपीराइट के इश्यूज़ आ जाते हैं, कॉपीराइट नहीं मतलब शायद लेबर्स में ये फीलिंग आ जाए कि यार जब सारा वर्क मैं ही कर रहा हूँ तो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब आप छोटे छोटे लॉट्स में काम करते हो तो आपके अंदर भी ये फीलिंग नहीं आती है कि जो वर्क है वो सारा हमने किया है या हमारे साथ
वो हो रहा है, हमें ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है, आप एलिनेट फील होते हो, ठीक है। अब इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के और कुछ निगेटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स क्या है? इक्वालिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आ गई। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो हमने क्या देखा, कास्ट डिस्टिंक्शन वहाँ पे नहीं होता था। आप एक जगह जाके काम कर रहे हो, वो ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, उससे हमारे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब साथ बैठ के खाते थे, सब साथ बैठ के सब साथ रहते थे, बस मेट्रो में सब साथ आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उन लोगों में। ये सिस्टम ख़त्म होने लगा, इनइक्वालिटी वाला। सोशल इनइक्वालिटी भी क्या होने लगी, इकोनॉमिक एंड इनकम इक्वालिटी भी इंक्रीज़ होने लगी। जब ज़्यादा लोग कमाने लगे और डिपेंडेंट होने लगे तो क्या हो गई, उस चीज़ की भी जो इनकम थी वो बढ़ने लगी और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आने लगी थी, ठीक है। इनकम और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आने लगी थी। कुछ निगेटिव साइड्स भी थे कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो वहाँ पे क्या हो गया, वुमेन को लेस पे किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वुमेन की जैसे कि एक तरीके से एंट्री बैन थी। अगर काफ़ी कुछ वुमेन एक्टिव हैं, वो अगर लेती हैं पार्ट, तो उनको मैन के कंपैरिजन में क्या किया जाता था, काफ़ी कम सैलरी दी जाती थी, ठीक है। तो पेमेंट क्या था, इक्वल नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसको आप अनइक्वलिटी, जेंडर डिवीज़न के तरह से निगेटिव पॉइंट में देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, ठीक है। तो देखते हैं, डीप फ्रॉम डेवलप्ड नेशन व्हाट काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, किस तरीके से लोग क्या करते, ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है, ड्राफ्ट होगा यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है, ड्राफ्ट फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। अगर आप एक डेवलप्ड नेशन से देखते हो तो किस टाइप के काम को डेवलप्ड नेशन और इंडिया में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि एक्चुअली में डेवलप्ड नेशन में किस प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी होते हैं, तो कौन से लोग कितने में क्या है कंट्रीब्यूटेड हैं, कितना % काम कर रहे हैं। तो डेवलप्ड नेशन में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, देन टर्शियरी है, ठीक है। प्राइमरी से ज़्यादा लोग सेकेंडरी में और सेकेंडरी से भी ज़्यादा लोग टर्शियरी में, ठीक है। और कम, बस सिर्फ और सिर्फ 10% लोग क्या है, एग्रेरियन में है, ठीक है। बहुत 10% से भी कम ही आप मान लो एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में कम होते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा सेकेंडरी में होते हैं, और टर्शियरी में वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं डेवलप में। इंडिया में क्या है, हमारी 44% पॉपुलेशन क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क कर रही है, 32% हमारी टर्शियरी में कर रही है और 25% हमारी सेकेंडरी में कर रही है, ठीक है। सेकेंडरी होगा 2018 का ये रिपोर्ट है। आप अभी की रिपोर्ट के हिसाब से क्या करने ला, एक बार एनालाइज कर लेना चीज़ों को। फिर है हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, तो टोटल 60% है, प्राइमरी में 12% है। अरे देखो, टर्शियरी में क्या है, 60% है, सेकेंडरी में 20% है और प्राइमरी में 12% है। इतना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। फिर नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ पीपल इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड मोस्ट पीपल इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड है, जिनको डेली बेसिस पे क्या किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। उनका एक नहीं कि मंथली आएगा, आप मंथली में 4 संडे आपको छुट्टी मिलेगा, नहीं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, मोस्ट पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल कहाँ पे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन 10 पीपल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जहाँ पे 10 पीपल, कम से कम 10 से ज़्यादा पीपल हो, उनको हम लोग एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। वहाँ पे रेगुलर सैलरी दी जा रही हो, पेंशन दिया जाता हो, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी हो, इस टाइप की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया मोर देन 90% आर अनऑर्गेनाइज, ठीक है। लेकिन इंडिया में 90% से भी ज़्यादा लोग क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, मतलब मोर देन 90%। तो आप लोग समझ सकते हो 10% में कितने लोग आते हैं और कितने लोग नहीं आते हैं, और वो किस तरीके के काम में इन्वॉल्व हैं। फिर है सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब सोशली छोटे छोटे स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसी इम्प्लीकेशन उनका हुआ। पर्सनल रिलेशनशिप डिटरमाइन मैनी काइंड ऑफ वर्क बाय बिग फर्म, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट, फिक्स्ड कंप्लेंट मेथड, ठीक है। क्या होता था, बहुत जगह आप देखोगे कि जो
रिलेशनशिप था उसके वजह से उनको क्या हो जाता था, जॉब मिल जाती थी, उनका ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होता था, ठीक है। तो उसमें चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे कि अगर आपका रिलेशन ख़राब हो गया तो आपके क्या किया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा या आप खुद छोड़ दोगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटीज़ बेनिफिट जो थे उसके कास्ट रिलीजियस नो बाउंड्री इन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट थे वो भी बहुत अच्छे दिए जाते थे। कास्ट रिलीजियस और रीजन की कोई भी बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, ठीक है। आप कोई भी आ सकता है और कोई भी रह सकता है, खा सकता है। नो कम्युनल राइट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म, ठीक है। कम्युनल राइट की बात कभी भी नहीं आती है क्योंकि कभी वहाँ पे जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, तो उसमें कम्युनल राइट जैसी कोई बात नहीं आती है। लेस चांस ऑफ यूनियन फॉर्म फॉर वेज इंक्रीमेंट, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे सैलरी बढ़ाने के लिए, लेबर्स के वेज को बढ़ाने के लिए यूनियन फॉर्म हो, मतलब ग्रुप्स लोग बनाएं, धरना दें, ये सब काफ़ी कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, इन चीज़ों से अवेयर होते हैं कि उनको कितना देना है और कितना नहीं देना है, ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस के अर्ली ईयर्स में कैसा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था। फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर कॉटन, जूट, कोल एंड रेलवे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये पूरे नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद कुछ सालों तक की बात कर रहा है कि कुछ साल तक हमने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया है। तो पहली जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो कौन थी, कॉटन थी, जूट थी, कोल थी, ठीक है। ये सब हमारी पहली इंडस्ट्री थी। जैसे रेलवे, गवर्नमेंट ऑब्जर्व एंड मॉनिटर कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व और मॉनिटर किया कि कैसी कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। बट इन द प्रैक्टिस लेफ्ट विथ विंस एंड फैंसीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। इसमें उन्होंने देखा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक तरीके का विन विन सिचुएशन चल रहा है कि वो लोग एक मतलब कि एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर है और एम्प्लॉयर है और जो लेबर्स हैं वो डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, माइनिंग, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस के बाद डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, माइनिंग को एक तरीके से सेट किया गया। डिफेंस ओनली गवर्नमेंट डू, ठीक है। डिफेंस के मामले में क्या करती थी, गवर्नमेंट ही सिर्फ पार्टिसिपेट करती थी, वही सारे फैसले लेती थी। मिक्स्ड इकोनॉमिक गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट फिक्स सम स्टेट कॉलोनियल, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, बड़ौदा, बेंगलुरु, पुणे, फरीदाबाद, ठीक है। जैसे कि आप मिक्स्ड इकोनॉमिक में क्या देखोगे कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिल के काम करती हैं, जैसे कि मद्रास में, बॉम्बे में, फरीदाबाद में, पुणे में, बेंगलोर में, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि उनको एकदम विश्वास नहीं था प्राइवेट सेक्टर पे, तो सारे मामले क्या करती थी, हमारी गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल करती थी। सम सेक्टर फिक्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पेपर, वुड, स्टेशनरी, ग्लास, ठीक है। अब क्या किया गया, कुछ सेक्टर्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए फिक्स किया गया, जैसे स्टेशनरी, ग्लास, वुड, पेपर, इन सब के लिए छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाई गई। 1991 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ 28% एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 72%, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितने लोग इंक्लूड थे 1991 में, 28% इंक्लूड थे, मतलब 28 इंडस्ट्रीज़ आप देख सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 72 थी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ बता रहा है ग्लोबलाइजेशन इन चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। जो ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितना चेंज आया, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया, अर्लियर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट एंड सिविल एसोसिएशन, ठीक है। फॉरेन कंपनी क्या करती थी, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती थी जब रिजर्व और मतलब गवर्नमेंट सिविल एसोसिएशन थे उसके पहले, ठीक है। इंडियन कंपनी एक्वायर बाय फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी को कौन एक्वायर कर लेता था, हमारी फॉरेन कंपनीज जो थी वो एक्वायर कर लेती थी। फॉरेन रिटेल क्रैम्बल इंडियन मर्चेंट्स, ठीक है। वो लोग क्या कर लेते थे, एक जो रिटेल मार्केट खोल लेते थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन मर्चेंट्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन लेबर्स होते थे वो काफ़ी ईजिली हो जाते थे। डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है।
डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनियां बंद होने के कगार पे हैं उन पे फिर से इन्वेस्ट करके सरकार ने उसको खुद खुद से खोला। आउटसोर्सिंग होने लगी चीज़ों की, ठीक है, बाहर भेजे जाने लगे। इंडियन एग्रोप्रोन एंड सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते थे इंडिया क्या है, बहुत ही एग्रोप्रोन स्टेट है, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड है और सर्विसेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सर्विसेज यहाँ पे ज़्यादा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे और उसके बाद क्या थे, सर्विसेज में थे। सेकेंडरी एक्टिविटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी कम था हमारे मार्केट में। फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, आउटसोर्सिंग, डिस्प्लेसमेंट, पुअर रिहैबिलिटेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पुअर रिहैबिलिटेशन होने लगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एक लोगों को दूसरे जगह पे भेजो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुअर रिहैबिलिटेशन होने लगा। मतलब जब आप उनको क्या करोगे, जैसे आप फॉरेस्ट में क्या करते हो, अगर रहते हो, अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हो, अगर वहाँ के लोगों को आप माइग्रेट कराते हो, ठीक है, जो डैम वैम बनाने के लिए, तो उन चीज़ों का बहुत इफेक्ट लोगों पे पड़ता था और फिर पुअर रिहैबिलिटेशन शुरू हो जाती थी, लोग गरीब होने लगते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी हर कुछ सेम तो नहीं मिलेगा ना, ये पॉसिबल तो नहीं है। हाउ पीपल फाइंड जॉब, अब लोगों को जॉब कैसे मिलती थी, ठीक है, तो फर्स्ट तो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, एडवर्टाइज करोगे तो आपको मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट देती है कि हमें एक्चुअली में देना है, हमारे पास जॉब है। एक तो पहली होती थी फिक्स्ड क्वालिफिकेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैकेंसी निकाल रही है तो वहाँ पे फिक्स्ड क्वालिफिकेशन वो मांगती थी, फिक्स्ड सैलरी देती थी, उसके साथ पेंशन भी देती थी और सोशल सिक्योरिटी भी वो लोगों को प्रोवाइड कराती थी। कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन योर वर्क, ठीक है, मतलब फिर क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता था कि अगर आपको 100 लेबर्स की ज़रूरत है तो आप गए, आप क्या कहिए 100 लेबर्स लेके आए, आपको एक बिल्डिंग बनवानी थी, वो बिल्डिंग बनवा लिए, बस जॉब उनकी ख़त्म, ठीक है, आप उनको पैसा दे के बोल दिए बस अब हमारे पास काम नहीं है। बट स्मॉल पीपल गेट्स जॉब एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम्पल स्कूल टीचर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, प्लम्बर, एंड देयर लाइफ विल ईजी विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे पीपल्स हैं जैसे टीचर्स, इलेक्ट्रीशियन, इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से हेल्प से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने लगी थी। तो उनके लिए क्या हो गया था, उनको वो मोबाइल फ़ोन था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प दिया। फिर है जॉब रिक्रिएटमेंट इन फैक्ट्री इन डिफरेंट वेज, ठीक है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स बाइंग कैजुअल वर्कर्स इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नो बाउंड टू सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि अब जो फैक्ट्रीज में लेबर्स होते थे उनकी जॉब कैसे लगती थी, तो कभी भी लेबर्स और जो ओनर्स होते थे फैक्ट्री के उनका मतलब सामने नहीं होता था, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करते थे, कैजुअल वर्कर को खरीद के ले आते थे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता था उनसे काम कराता था और कॉन्ट्रैक्टर और ओनर आपस में बात कर लेते थे और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, जाता था और लेबर्स को ख़रीद के लाके कर देता था। तो वहाँ सोशल ऑब्लिगेशन की कोई बात ही नहीं होती थी कि मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए ओनर को लाइबल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो जो कैजुअल लेबर्स है जिनको ख़रीद के लाया गया है उनका ना ही कोई इतना अच्छा अता पता होता है, ना ही उनसे चीज़ें रजिस्टर कराई जाती है और ना ही वो लोग भी कभी ओनर का पता लेते हैं कि अगर उनके साथ कभी कुछ गलत हो जाए तो वो लोग क्या कर सके, उन पर केस या कुछ कर सकें या उनको बोल सके, ब्लेम कर सकें। हाउ द वर्क कैरिड आउट, अब वर्क कैसे होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, ठीक है, जैसे कि मैनेजर क्या करता है, हर चीज़ों को मैनेज करता है और वर्कर्स काम करते हैं। मैनेजर कंट्रोल प्लस गेट मोर वर्क ऑफ देम, मैनेजर हमेशा ये कोशिश करता है, कंट्रोल करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ठीक है। पहला तो होता है वो वर्किंग आवर बढ़ा देता है, या तो वो क्या कहेगा कि आप उसी टाइम पीरियड में इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द टाइम, आप क्या करो उसी टाइम पीरियड में प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है, आप 1 घंटा काम करो या तो आप 2 घंटा काम करो या तो आप उसी 1 घंटे में 5 काम करो, 6 काम करो, 6 प्रोडक्शन करो, 7 करो। इससे लोग क्या होने लगे, मशीन का यूज़ होने लगा, ठीक है, और मशीन का जब यूज़ होने लगा तो एक डेंजर ये भी आने लगा कि जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। जब 100 प्रोडक्शन मशीन अकेले कर सकता है तो हम 100 वर्कर्स को क्यों रखेंगे। बट कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी इज़ अगेंस्ट फॉर यूजिंग मशीन, ठीक है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे और महात्मा गांधी थे वो हमेशा क्या थे, मशीन के यूज़ के खिलाफ ही रहे हैं, ठीक है।
अनदर मैथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करो। ठीक है, साइंटिफिक तरीके यूज़ करो, जैसे टेलरिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे टेलरिज्म ने बताया था, या आप टेलरिज्म का मेथड यूज़ कर सकते हो या तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। वर्कड डिवाइडेड इंटू स्मॉल पीसेज एंड डिवाइडेड इंटू वर्कर्स रिपीटेड सेम वर्क। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कि आप क्या कर सकते हो, हर काम अलग अलग लोगों को दे सकते हो। तो जब हर काम एक ही लोग रिपीटेड मोड पे करेगा तो वो चीज़ में काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा, क्वालिफाइड भी हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जॉब भी लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, आप एक ही काम सबको दे दोगे तो क्या होंगे कि जो लेबर्स हैं वो कम लगने लगेंगे। फिर कॉन्वेयर बेल्ट ने बोला असेंबली लाइन वन फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक लाइन में चीज़ों को अरेंज कर दो। ठीक है, कि जैसे अभी मैंने बताया बिस्कुट के डो कोई और बना रहा है, उसे रैप कोई और कर रहा है, उसकी नंबरिंग कोई और कर रहा है, उस पर टैग कोई और लगा रहा है। तो आपने एक लाइन बना दिया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, आपका फिनिश गुड प्रोडक्ट बन बन के तैयार हो रहा है, लेकिन सबका वर्क क्या है, अलग अलग है। वो मोर मैकेनाइज्ड, ये क्या है, बहुत मैकेनाइज्ड तरीका भी, और एग्जॉस्टेड शेड्यूल वर्क अलॉन्ग विथ मशीन। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा मशीन का यूज़ है। तो आप जब एक शेड्यूल में काम करना होगा, एग्जॉस्टेड पूरा शेड्यूल, मतलब आपको सुबह से 8 बजे तक, मशीन सुबह 8 से रात 8 तक चल रही है, तो आपको एक लगातार खड़े रहना होगा, और क्या होगा, आपको मशीन के साथ साथ काम करना होगा। आप जैसे ब्रेक ले सकते हो, ये सब करते हो तो नहीं। प्रॉब्लम्स विद आईटी सेक्टर के साथ क्या आती थी, टाइम स्लेवरी, मतलब टाइम के बहुत ज़्यादा गुलाम हो जाते थे कि टाइम के अकॉर्डिंग काम करना ही है, इतना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिमेरिट थी। वर्किंग कंडीशन क्या थी, वी ऑल पावर सॉलिड हाउस क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि पावर हाउस, पावर सॉलिड हाउस क्लॉथ, ये सब दिए जाते थे, कम बिकॉज समवन वर्किंग टू प्रोड्यूस देम ऑफन इन बैड वर्किंग कंडीशन। जैसे कि हमें पावर मिल रहा है, हमें हाउसेस मिल रहे हैं सॉलिड ब्रिक्स के, ठीक है, आप क्लोथ मिल रहा है, तो ये क्यों हमें मिल रहा है, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई उस बैड कंडीशन में रह के भी वर्क करता है। आप मकान बनवाते हो, इतनी तेज़ धूप होती है, आप लोग देखते हो कि वो लोग बाहर बैम्बू स्टिक लगा के क्या करते हैं, आपके मकान को बिल्ड करते हैं, तो वो एज अ डेंजर लेके आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो गिर भी सकते हैं, उनको कुछ हो भी सकता है, और आप उन पर क्लेम करने से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं आती। इसलिए मैं क्लेम पे बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ कि अगर किसी को कुछ हो ही जाएगा तो हम लोग क्लेम करके क्या कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी लौटा नहीं सकते हैं। तो वो लोग हमारे लिए काफ़ी डेंजर में काम करते हैं। गवर्नमेंट पासकल्स मैनी लॉ पासेज होगा, मैनी लॉज टू रेगुलेट वर्किंग लैंड। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज पास किए हैं कि जो वर्किंग लैंड है उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में। कि टेक एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, कोल माइन एम्प्लॉय 5.5 लाख वर्कर्स, गवर्नमेंट एक्ट माइंस एक्ट 1952। ठीक है, करीबन आप अगर जहाँ पे कोयला खुदाता है, आप अगर वहाँ की बात करो तो वहाँ पे कम से कम 5.5 लाख वर्कर्स काम करते हैं। तो उनकी सेफ्टी को देखते हुए उस गवर्नमेंट ने 1952 में कोल माइन एक्ट्स निकाला। ठीक है, कोल माइन एक्ट निकाला, जिसमें मैक्सिमम आवर बताया गया, ओवर टाइम बताया गया, और प्लस एक्स्ट्रा जो लीव होता है या एक्स्ट्रा वो जो काम कर रहे हैं उनको भी क्या किया गया, अच्छे से बताया। सेफ्टी रूल्स बताएं कि क्या क्या होगा, और या अगर कोई डेथ या डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए भी चीज़ें बताई गई कि उनके लिए क्या किया जाएगा। अब ये सब चीज़ें करता कौन है, फॉलोड बाय बिग कंपनीज बट नॉट स्मॉलर माइंस। ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो फॉलो कर लेती हैं, लेकिन जो स्मॉलर्स होते हैं, जो इलीगल्स कर रहे होते हैं वर्क, वो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अब आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम्स इन माइनिंग वर्क, आप बोलोगे कि इस चीज़ को बनाने का क्या ज़रूरत है, लोग जा रहे हैं अंदर काम करके आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में एक जब कोयला खुदाता है, कोयला को खोदा जाता है, ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, तो उसका वर्स्ट इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हम ये चीज़ें देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स इन माइनिंग लेबर,
वर्कर्स क्या करते हैं, ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैनी कॉन्ट्रैक्टर नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर ऑफ वर्क, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स क्या होते हैं, एक लोग जाएंगे किसी भी गांव से 100 लोगों को उठा के ले आएंगे, ठीक है, तो उस सब कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, और उस चक्कर में अगर किसी भी लेबर को कुछ हो जाता है तो वो लोग क्या कर पाते हैं, कभी भी क्लेम नहीं कर पाते हैं। इन्वायरमेंट पे किसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आफ्टर माइनिंग मैनी कंपनी नॉट कवर अप, ठीक है, खोद तो देती हैं उतना लंबा लंबा गड्ढा, लेकिन उसको कवर करना उन लोग भूल जाती हैं, ठीक है, आप उसको वापस से भरो, ठीक है, तो वो भरना भूल जाती हैं, तो वो भरने की वजह से, नहीं भरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेंजर और हमारे इन्वायरमेंट पे बैड इफ़ेक्ट उसका पड़ना देखने को मिलता है। हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट मिलता है, वेरी डेंजरस कार्ड ड्यू टू फ्लोटिंग फायर कोलैप्स प्लस रूफ स्लाइड एमिशन ऑफ गॉड, ठीक है, क्या हो जाता है कभी कभी डेंजरस का मतलब क्या होता है, फूटिंग फायर होने लगती हैं, ठीक है, नीचे से आग निकलने लगता है, रूफ वूफ गिर जाती हैं, या कभी कभी इमिशन ऑफ गॉड, अगर आप देखो रूफ स्लाइड इमिशन ऑफ गॉड्स हो जाते हैं, ठीक है। वूलर डेवलप्ड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, धीरे धीरे क्या होता है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, सिलिकोस, रेट ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट वेरी हाई इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है, तो जो धीरे धीरे बीमारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो लोग माइनिंग का काम करते हैं उनको ये बीमारियां बहुत जल्दी होती है। एग्जाम्पल 54 माइंस ट्रैप्ड इन शार्ट चांद मेघालय लोकल माइनिंग, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है। फिर और भी कुछ अदर इश्यूज़ हैं, वो अदर इश्यूज़ क्या हैं देख लेते हैं। फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इन तमिलनाडु मोस्टली सिंगल वुमेन, ठीक है, अगर आप फ़िश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तमिलनाडु होगा यहाँ पे, वहाँ के देखो तो वहाँ पे जो ज़्यादा लोग क्या है, सिंगल वुमेन्स है, ठीक है, जो अकेले रह के काम करती हैं। इन 1992 85% ऑफ 2 लाख ओरिजिन माइग्रेंट्स इन सूरत वर सिंगल, ठीक है, आप अगर 85% देखो, 2 लाख जो ओरिजिनल माइग्रेंट्स आए थे सूरत में, वहाँ वो लोग को अगर आप देखो तो वो लोग क्या थे, वो लोग एक मतलब सिंगल थे, ठीक है, उनकी फैमिली नहीं थी, वो लोग अकेले आते थे, अकेले रहते थे। तो क्या हो जाता था, जब वो अकेले रहते थे तो लिटिल टाइम टू सोशलाइज, वो लोग ज़्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं हो पाते थे, ठीक है, मिलजुल नहीं पाते थे। प्रॉब्लम्स क्या थी, इंटरफेरेंसिंग ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली ना होना, या इंटरफेरेंस अगर ज्वाइंट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तब। इन ग्लोबलाइज्ड वर्क पीपल इन डाई ऑफ लोन क्लीनिनेस वर्नरेबिलिटी बट इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, ठीक है, जैसे कि आप लोग ग्लोबलाइज्ड वर्क में रह रहे हो तो पीपल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग हार्श एरिया में नहीं रहना चाहते, वो लोग अकेले रहना चाहते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बाद उन लोगों को एक इंडिपेंडेंस चाहता है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी चाहती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। अब होम बेस्ड वर्कर्स देखते हैं कि मतलब घर पे रह के किसको क्या काम मिलता था, कौन क्या काम करता था। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमी का, प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट, और ये कहीं ना कहीं हमारे वुमेन को एम्पावर करने का भी काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ बीड़ी, कारपेट्स, अगरबत्तीज, ठीक है, ये सब जो लोग हैं जो मैन्युफैक्चर, ये सब काम क्या होता है, घर में ही होता है, और इसलिए हम लोग अगर जल्दी देखते हैं तो ये औरतें ही करती हैं। मेनली डन बाय वुमेन और चिल्ड्रेन, पेड ऑन पीस रेट बेसिस, ठीक है, ये जनरली कौन करता है, ये हमारी वुमेन्स या चिल्ड्रेंस करते हैं घर में, और इनको पेड कैसे किया जाता है, पर पीस के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। अब आप एक बीड़ी इंडस्ट्री का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो कि एक्चुअली में इसका एग्जांपल क्या है, कि विलेजर कोई होता है, ठीक है, विलेजर से वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो क्या है, विलेजर लेके आएंगे, ठीक है, तेंदू लीव्स होता है बीड़ी के लिए, वो लेके आते हैं, फिर वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे, फिर वो क्या करेगी, उसका ऑक्शन करेगी, उसका ऑक्शन करने के बाद क्या करेंगी, उस डीप को डैम्पनिंग किया जाए, ठीक है, डैम किया जाएगा, काटा वाटा जाएगा, कटिंग की जाएगी, फिलिंग टोबैको उसमें भरा जाएगा,
ट्राई दैम विद थीम्स, ठीक है, फिर उसको बना दिया जाएगा, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाएगा, उस पर लेबल्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उस पर लेबल्स लगेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर शॉप के पास, फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस था बीड़ी का, आपको मतलब बीड़ी कैसे बनती है और कैसे पूरा एक प्रोसेस होता है, तो ये बस प्रोसेस था, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यूनियन क्या होता है। A trade union is an association of workers forming a legal unit usually called a bargaining unit, ठीक है। ट्रेड यूनियन वो होता है वर्कर का एक ग्रुप, जो कि मतलब क्या होते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं और उसको एज अ लीगल वो लोग कुछ कराना चाहते हैं तब, ठीक है, लीगल यूनिट उसको माना जाता है। और उसको हम लोग बार्गेनिंग यूनिट भी बोलते हैं कि अगर किसी को अपनी कुछ डिमांड रखनी है, सैलरी बढ़वानी है, ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए क्या होता है, ट्रेड यूनियन बनता है। Act as a bargaining agent and legal representative for a unit of employee in all matters of law or right arising from or in the administration of a collective agreement, ठीक है। ये उसी लिए बनता है, ठीक है, जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए जब आवाज़ उठानी होती है तो एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ, और क्या करते हैं कि एसोसिएशन बना लेते हैं। ट्रेड यूनियन ओवरकम मैनी प्रॉब्लम्स लाइक वेजनलिज्म, कास्टिलिज्म, रिलीजियनिज्म होगा, ठीक है, और कास्टिज्म। ट्रेड यूनियन क्या होता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स का हमें एक तरीके से सॉल्यूशन मिलता है, जैसे कि जो कास्टिसिज्म की प्रॉब्लम है, रिलीजियस की प्रॉब्लम है, इन सब से हमें एक तरीके से सॉल्यूशन इसका देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी, आप देखते होगे, ठीक है, सिट टुगेदर बट नॉट ईट ईच अदर हैंड लंच बॉक्स, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम होती थी कि लोग एक साथ रहते तो थे लेकिन एक दूसरे का लंच कभी नहीं खाते थे, एक दूसरे का खाना नहीं खाते थे, तो ये सब प्रॉब्लम से हमें क्या होता है, सॉल्यूशन दिखाता है कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन। अब है हॉर्स वर्किंग कौन, ठीक है, हॉर्स वर्किंग कौन क्या है, जैसे कि स्ट्राइक पे चल जाना, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल रिफ्यूज टू गो टू वर्क यूजुअली बिकॉज दे वांट मोर मनी और बेटर वर्किंग कंडीशन। ये वो टाइम होता है जहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, स्ट्राइक हम लोग उसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं कि काम करने से मना कर देते हैं। और किस लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको अगर ज़्यादा पेमेंट चाह रहा हो, ठीक है, उनको मनी अपना बढ़वाना हो, या तो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन चाह रही हो, तो लोग धरने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तभी हम लोग क्या होंगे, काम पे वापस आएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1812 का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो क्या हो गए थे, पूरे लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। ट्रेड यूनियन लीडर और दत्ता सारवंत, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन के लीडर थे वो कौन थे, दत्ता सारवंत। 2.5 लाख वर्कर क्या थे, स्ट्राइक पे थे। 2 years फॉर व्हाट, वर्किंग लैंड, राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन, ठीक है, उनका डिमांड क्या था, क्योंकि वो अपने 2 साल के लिए चला था, उन लोग अपना यूनियन बनाना चाहते थे। बट बॉम्बे इंडस्ट्रियल रेस्ट एक्ट बीरा टू ओनली अप्रूव्ड इफ़ यू गेव अप कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर सर्ज ओनली अप्रूव्ड यूनियन हेल्प टू ब्रेक स्ट्राइक, ठीक है, उसमें जो एक बॉम्बे इंडस्ट्रियल रेस्ट एक्ट बना, उन्होंने अप्रूव किया, राष्ट्रीय मिल मजदूर से बहुत सारी चीज़ें बनी कि ये स्ट्राइक क्या हो सके, टूट सके। वर्कर्स क्या थे, स्ट्राइक तो नहीं टूटी, 2 साल ये स्ट्राइक चली, ठीक है, वो लोग स्ट्राइक पे बैठ गए थे, तो वर्कर्स क्या हो सकते थे, दोबारा काम पे भी नहीं जा सकते थे, तो वो लोग क्या हो गए, बहुत सारे वर्कर्स अपने विलेज वापस चले गए या वहाँ के आसपास के टाउन में क्या हो गए, चले गए काम के लिए, क्योंकि वो लोग कितना भूखे रहते। और जो ओनर थे उनको भी अपनी क्या हो गई, फैक्ट्री और मिल बेचनी पड़ी, क्योंकि 2 साल के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वर्कर्स वापस नहीं आए और उनकी फैक्ट्री क्या हो गई कि एक तरीके से पूरी बंद हो चुकी थी, तो उनको अपना फैक्ट्री और मिल भी बेचना पड़ गया। तो ये था चैप्टर हमारा यहीं तक। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, आप उसको इग्नोर करिएगा, आप लोग खुद इतने स्मार्ट हो उसको सही कर सकते हो, क्योंकि जो नोट्स लिखते टाइम ना काफ़ी बहुत जल्दी जल्दी होता है तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।